नमस्कार, आपका पसंदीदा कार्यक्रम मसला देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के बाद अब बीजेपी ने चुनावी वादों का पिटारा खोल दिया है। रविवार को बीजेपी ने मोदी की गारंटी के नाम से संकल्प पत्र जारी किया। इस संकल्प पत्र में कई बड़े वादे किए गए। बीजेपी मुख्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने इसे जारी किया है। दरअसल बीजेपी का ये घोषणा पत्र विकसित भारत के लिए मोदी की गारंटी पर फोकस करने वाला घोषणा पत्र बताया जा रहा है। और उससे भी बड़ी बात, समाज के 4 स्तंभों जिसमें महिला, युवा, गरीब और किसान के उत्थान पर जोर दिए जाने की बात कही जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में 27 सदस्यों की कमेटी ने 15 लाख सुझावों के साथ इस संकल्प पत्र को बनाया है। बीजेपी का कहना है कि 80 करोड़ परिवारों को सरकार मुफ्त राशन दे रही है, जिसको 2029 तक चलाया जाएगा। जीरो बिजली बिल का प्लान है। 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है। सस्ती रसोई गैस उपलब्ध कराने का वादा, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ नए घर देने समेत बुलेट ट्रेन का विस्तार करना, मेडिकल शिक्षा में सीट बढ़ाने का दावा और सबसे बड़ी बात, पूरे देश में यूसीसी बिल लाने और वन नेशन वन इलेक्शन का कार्यान्वयन करने का वादा किया गया है। और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के इस संकल्प पत्र से राजनीतिक गलियारों में हलचल है। विपक्ष का कहना है कि बीजेपी का संकल्प पत्र मात्र एक जुमला पत्र है और आम आदमी पार्टी के नक्शे कदम पर चलने जैसा है। और दूसरी तरफ बीजेपी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को झूठे वादों का पुलिंदा बताया था। लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल यह बनता है कि क्या वाकई बीजेपी के संकल्प पत्र में भारत को विकसित बनाने का रोड मैप है? क्या वाकई इस संकल्प पत्र को महिलाओं, युवाओं, किसानों, गरीबों को केंद्रित करके बनाया गया है? करेंगे इन सभी मुद्दों पर चर्चा आज के इस मसले में। कुछ आज नहीं हुआ। कल हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के लोगों के सामने भारतीय जनता पार्टी जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उसका संकल्प पत्र मोदी की गारंटी 2024 पेश किया है। ये देखना और मोदी जी की गारंटी पर देश नहीं पूरी दुनिया आज भरोसा करती है। इसलिए इस संकल्प पत्र में विकसित भारत का रोड मैप आपको दिखाई देगा। विकसित भारत की तस्वीर दिखाई देगी। इसमें हर वर्ग का ध्यान रखा गया है और भारत का चहुमुखी विकास कैसे हो वो भी इसमें उसकी भी झलक दिखाई देती है। इसमें गरीब, किसान, महिला और युवा पर पूरा फोकस किया गया है और हर वर्ग के लिए इसमें बेहतरीन से बेहतरीन काम करने का संकल्प दोहरा गया है। भारतीय जनता पार्टी क्योंकि 10 साल से सत्ता में है, तो इस संकल्प पत्र में अपने 10 साल में किए हुए कामों का ब्यौरा भी है और आगामी 5 वर्ष के लिए क्या करेंगे वो भी आपको इस संकल्प पत्र में मोदी जी का संकल्प दिखाई देता है। अगले 5 साल में जो भारत 11वें नंबर से 5वें नंबर की आर्थिक ताकत बना, तीसरे टर्म में उसको दुनिया की तीसरी आर्थिक ताकत बनाने का संकल्प लिया है। यही नहीं, हमारा जो वैचारिक संकल्प है, आप देखेंगे जो जनसंघ से लेके 2014 तक जो बार बार कहते थे हम, उसको करके दिखाया गया है। हमने हमारा वैचारिक संकल्प 370 जिसको हमने दूसरे कार्यकाल में उसको पूरा किया। हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं। आज बाबा साहब की जन्म जयंती है, जिन्होंने हमें एक पवित्र संविधान दिया है। आज बाबा साहब की इस जन्म जयंती की मैं पूरे प्रदेश और देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं उनको नमन करता हूं। साथियों, चुनाव का समय चल रहा है और देश टकटकी लगा करके देख रहा है कि 25 मई, ये 4 जून
जब आएगी तो देश के अंदर जो देश ने एक नारा दिया है कि अब की बार 404 सीटें दे करके तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को इस देश की गद्दी के ऊपर बैठाने का काम ये देश की जनता करेगी। भाइयों, उसी कड़ी में ही आज पीगान के अंदर इस फरीदाबाद लोकसभा के अंदर मेरा ये दूसरा चक्कर है। मैं एक दिन पहले आया था और जब मैं लोगों से मिल रहा था तो लोगों ने एक बात मेरे ख्याल से मेरे इस लोकसभा के अंदर 6 कार्यक्रम अलग अलग स्थानों के ऊपर हुए थे और एक भी स्थान के ऊपर ये बात नहीं कही गई, एक ही आवाज पूरी लोकसभा के अंदर थी कि अब की बार कृष्ण पाल जी 10 लाख पार वोटों से जीत करके तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी के पास भेजने का काम करेंगे। भाइयों, 10 वर्षों में देश के अंदर एक नई दिशा देने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। और इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। सबसे पहले परिचय उनका आपसे करवा दूं। वैशाली तोमर जी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओंकार सिंह जी, प्रवक्ता इनेलो, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश शर्मा जी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केवल ढींगरा जी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल केवल ढींगरा जी आपसे आज शुरू करते हैं। बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है, विकसित भारत का रोड मैप बता रहे हैं बीजेपी वाले इसे, कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया है? हमारे मैनिफेस्टो में जो बातें हैं उसकी चलो अलग बात है, वो हम बात करते हैं। पहले तो ये आकलन करें हम कि भारतीय जनता पार्टी के 10 साल जो बीते उसके अंदर जो इन्होंने मैनिफेस्टो 2 अपने रखे थे, उस मैनिफेस्टो का क्या हुआ, क्या वो पूर्ण हुए या नहीं हुए। आपको ये बताना चाह रहा हूं, उस पहले मैनिफेस्टो में ये कहा गया था 2 करोड़ रोजगार, यानी हर साल मतलब 20 करोड़ रोजगार, वो कहां है। दूसरी बात ये कही थी काला धन देश के अंदर लाएंगे, 15-15 लाख रुपए लोगों के खाते में देंगे, वो कहां गया। 100 स्मार्ट सिटियां बनाने की बात करी थी, वो कहां गई। बुलेट ट्रेन आएगी, वो कहां गई। अच्छे दिन कहा था आएंगे और लोगों के अच्छे दिन आएंगे, सब चीजें सस्ती मिलेंगी, सब लोगों को काम करने का मौका मिलेगा, वो कहां है। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगी, वो कहां है। आज 10 साल हो गए, जुमलों की बारिश होती रही लगातार, और वो 10 साल का जो 2 मैनिफेस्टो थे वो 0 रहे, कुछ भी नहीं किया बीजेपी ने। और आपको बताऊं, अभी जो हमारा जो मैनिफेस्टो आया है उसमें हमने ये कहा है जो इस समय 35 लाख जॉब खाली पड़ी हैं, उसको आते ही सबसे पहले 30 लाख जॉब उसको भरने का काम करेंगे जो खाली। लेकिन बीजेपी वाले आपके मैनिफेस्टो को झूठ का पुलिंदा बता रहे हैं ढींगरा जी। नहीं, वो जॉब तो खाली पड़ी है, झूठ का बुलंदा कैसे हुआ। आप बताएं, वो जो 30 लाख जॉब खाली पड़ी हैं उनको भरने का काम हम करेंगे, ये बात कह रहे हैं हम। तो इसमें जुमला कहां से हुआ। हमारी तो बारी आएगी तो हम भरेंगे ना, इन्होंने तो खाली छोड़ दी। और जो बात मैंने कही कि इन्होंने कितने जुमले छोड़े, अगर इस जुमलों में से कोई भी इन्होंने किया हो सही। अभी तो और भी बताता हूं, किसानों के लिए इन्होंने कहा था स्वामीनाथन की रिपोर्ट C2 फॉर्मूला लागू करेंगे, वो नहीं किया। इन्होंने कहा था 1 रैंक 1 पेंशन फौज को देंगे, वो नहीं किया। इन्होंने जो बातें कही इस सारी की सारी झूठ निकली, सब जुमले निकले, वो नहीं हुए पूरे। और इन्होंने कई बार अपने आप, अमित शाह जी ने कह भी दिया ये तो हमने जुमला छोड़ा था, खुद ही कहा, ये नहीं कहा, इन्होंने खुद कहा हमने जुमला छोड़ा था। तो जुमलों की सरकार रही 10 साल। और अब जो कह रहे हैं हम 81 करोड़ लोगों को फ्री में राशन देंगे। आप ये बताइए, अगर हमारा देश गरीब हो गया, 81 करोड़ लोगों को राशन देना पड़ रहा है, तो फिर काम क्या किया आपने। 10 साल में आपने तो विकसित करना था ना। 10 साल में कितना विकसित किया। लेकिन बीजेपी ने कहा है कि 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी से उबारा है। तो वही तो कह रहा हूं, 100 करोड़ तो लोग हैं टोटल, बाकी 40 करोड़ तो बच्चे हैं नीचे के, जो 18 साल से नीचे। आज देखिए 91 करोड़ वोटर हैं जो इस 2024 की लिस्ट के हैं, उससे पहले तो और कम थे। तो जो 25 करोड़ लोग ऊपर उभारे थे वो, और जो बिजनेसमैन ऑलरेडी 7-8 करोड़ लोग रिटर्न भर रहे हैं, वो 32-33 करोड़ हो गए।
तो फिर 91 करोड़ में से 32-33 करोड़ अगर निकाल दे तो 60 करोड़ बचे। लेकिन ये 81 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहे हैं। फिर वो बाकी के बंदे कहां गए जिनको ये फ्री में राशन दे रहे हैं? ये भी एक जुमला है, ये भी एक जुमला है। ये जुमलों की सरकार है, जुमलों की बातें करती है, जुमले छोड़ती है। अब हम आएंगे तो क्या करेंगे? हमने तो कई वायदे जो किए हैं, जैसे सबसे बड़ा वायदा हमने किया है कि पेपर लीक जो कर रहे हैं ना ये सारे देश के अंदर जहां बीजेपी की सरकारें हैं, उसके ऊपर एक कानून लेकर के आएंगे, उनको उनके लिए जॉब कैलेंडर भी बनाएंगे, इनकी जितनी बेईमानी है वो बंद करेंगे। और चलिए ठीक है महिलाओं के लिए ठीक, चलो आगे चर्चा करेंगे। और भी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन आपके सवालों का जवाब मैं एक बार वैशाली जी से ले लेना चाहूंगी। वैशाली जी, आपने ढींगरा जी को भी सुना। ये सबसे बड़ा आरोप है कि जितने भी वादे बीजेपी कर रही है वो जुमले के वादे कर रही है, यानी जुमले कर रही है, और इससे पहले भी जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए। क्या कुछ इनको जवाब देंगी? और साथ ही मेरा सवाल यह है कि विकसित भारत का रोड मैप इसको जो कहा जा रहा है, कैसे, थोड़ा सा एक्सप्लेन कराइए इसको। जी नमस्कार ज्योति जी, सबसे पहले मैं आपको नमस्कार करती हूँ और अपने पैनलिस्ट भाइयों को भी नमस्कार करती हूँ और सभी दर्शकों को धन्यवाद करती हूँ कि वो इस चैनल के माध्यम से हम सबको सुन रहे हैं और ये जान रहे हैं कि और हम सबका साथ भी दे रहे हैं कि किस तरह से बीजेपी ने जो 10 सालों में परिवर्तन लाए हैं, जो इतने वर्षों में कांग्रेस नहीं कर पाई, वो बीजेपी ने 10 सालों में करके दिखाया। मैंने अपने पहले भी स्पीच में आपको बताया था कि 10 सालों में किस किस तरह से बीजेपी ने कितनी गति के साथ, कितनी प्रगति के साथ, कितने विकास के साथ, कितने अच्छे तरीके से समाज के कल्याण, उत्थान, निर्माण में अपना काम किया है। वो चाहे आप इंफ्रा ले लीजिए, शिक्षा ले लीजिए, स्वास्थ्य ले लीजिए, सुरक्षा ले लीजिए, व्यवस्था ले लीजिए। आज अगर कहीं भी अगर विपक्षियों को छोड़ दीजिए तो सिर्फ और सिर्फ बेरोजगार जो हुआ है वो विपक्ष हुआ है, गरीबी जो है आई है वो विपक्षियों में आई है। अदरवाइज तो आप कहीं भी देख लीजिए, आज ना ही तो आपको किसी के सर पे मटके दिखेंगे, हांडियां दिखेंगी पानी लाने के लिए, ना ही किसी के हाथ में लोटा दिखेगा बाहर शौचालय जाने के लिए, ना ही किसी की झुग्गी झोपड़ियां मिलेंगी कि उनके घर पे आवास नहीं है, ना ही कोई सिलेंडर की लाइन में लगा हुआ मिलेगा। तो गरीबी मिट रही है, गरीबी मिटी है। और रही बात मेरे ढींगरा भाई ने कहा कि 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देने की जो बात है, वो मुफ्त में राशन देने की आप जानते ही हैं कि हमारे देश में किस तरह की महामारी का प्रकोप आया। अन्य कोई सरकार होती तो शायद इतने बेहतर तरीके से आज हम जो यहाँ पर बैठे हैं वो नहीं बैठ पाते, नहीं चर्चा कर पाते। आप भी ज्योति जी मेरी इस बात से सहमत होंगी, है या नहीं? देखिए, रोजगार को लेकर के बड़ा सवाल उठ रहा है। हमारी सहमति ना सहमति यहाँ पर ज्यादा मायने नहीं रखती है। रोजगार को लेकर के बड़ा सवाल उठ रहा है। ये सवाल उठ रहा है कि मैनिफेस्टो तो जारी कर दिया लेकिन रोजगार का कहीं जिक्र नहीं है। रोजगार का जिक्र है और जरूरी नहीं होता कि दरअसल क्या है कि जो ये विपक्ष है इनका, मैंने आपको बताया कि जो बेरोजगार हुआ है वो विपक्ष हुआ है, अन्य कोई बेरोजगार हुआ ही नहीं है। आप देखिए कि आज किस तरह से जो रेडी पटरी वाले भी थे उनको भी किस तरह से लोन देकर उनको किस तरह से आत्मनिर्भर बनाया गया है, किस तरह से हमारी सेल्फ हेल्प की जो बहनें थी उनको उनके सामान को, जो वो अचार बनाती थी, अपना बुनाई कढ़ाई का जो भी सामान होता था, उनको दुकानदारों से, उनको सीधा मॉल से, सीधा ग्राहकों से किस तरह से जोड़ा गया है, किस तरह से हर स्वास्थ्य में, शिक्षा में किस तरह से चीजें परिवर्तन हो रही है। लेकिन एक जो बड़ी बात कही गई है वैशाली जी एक बड़ी बात कही गई है इस मैनिफेस्टो में बुलेट ट्रेन के विस्तार को लेकर के, तो विपक्ष के सवाल उठा रहा है कि भाई बुलेट ट्रेन की बात तो आपने पहले भी की थी, तो उसके बाद आप देखिए कि क्या काम नहीं हो रहा है। आप देखिए कितने 70 हवाई अड्डे थे पहले 2014 से पहले, अभी कितने हैं, कितने 350 मेडिकल कॉलेज थे अब 700 हैं, किस तरह से 7 IIT थे अब 22 हैं, किस तरह से चीजों का परिवर्तन आ रहा है। मेट्रो पहले 5 शहरों में चलती थी अब 22 शहरों में चल रही है और आगे भी चीजें परिवर्तन होगी। वंदे भारत के तहत किस तरह से ट्रेन में पहले सुविधाएं होती थी, किस तरह की अब हैं, पहले कैसे गंदगी भरी ट्रेन चलती थी और क्या क्या उनकी हालत होती थी, लोग बैठना भी उनमें पसंद नहीं करते थे और कचरे तरह से भर दिया जाता था।
स्थायी व्यवस्था के साथ चीजें परिवर्तन हो रही हैं। तो जो कहा है बीजेपी ने वो करके दिखाया है। एक करोड़ से ज्यादा लखपति दीदी बनाई है। भाजपा ने कहा है कि हमने 1 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को लखपति दीदी तो बनाया है, अब 3 करोड़ हमारा उद्देश्य है कि 3 करोड़ महिलाओं को कैसे बनाना है। महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप से जो सर्विस करती हैं वो सर्विस से कैसे जुड़ेंगी। हमने सब महिलाओं को HSC को कौशल और संभावनाओं के माध्यम से IT, स्वास्थ्य, शिक्षा, रिटेल और पर्यटन के क्षेत्रों में जोड़कर उनकी आय को बढ़ाने का काम किया है। उनके स्वास्थ्य को आप देख लीजिए, आप भी एक महिला है, मैं भी एक महिला हूं। उनके स्वास्थ्य को लेकर किस तरह से बीजेपी चिंतित है, काम कर रही है। और अभी भी बीजेपी ने कहा है कि अनीमिया, स्तन कैंसर, ऑस्टियोपोरोसिस, सर्वाइकल कैंसर जैसी समस्याओं पर विशेष ध्यान देकर महिलाओं को स्वास्थ्य जीवन का खास ही ध्यान रखा जाएगा। ठीक है वैशाली जी, और बहुत सारे सवाल आपके लिए, लेकिन और भी मेहमान बने हुए हैं हमारे साथ। नरेश शर्मा जी बने हुए हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के। नरेश जी, दोनों को आपने सुना और मैनिफेस्टो भी आपने जरूर देखा होगा। तमाम सारे वादे बीजेपी कर रही है, चाहे वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो, चाहे UCC कानून लाने की बात हो, चाहे तमाम सारी चीजें फ्री में देने की बात हो। तो क्या रिएक्शन आपका इस पर है? नमस्कार। आपके माध्यम से वैसे भी नवरात्रि चल रहे हैं, तो पूरे प्रदेश को और देश को सबको नवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो अभी मैं अपनी बड़ी बहन को सुन रहा था, चलो छोटी भी हो सकती है, नहीं कह सकते, कि उन्होंने बोला कि अनएम्प्लॉयमेंट के लिए आपको शायद आंकड़े पता है देश के कि 2004 से, अभी मैं वही निकाल रहा था, आपको ये दिखा देता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से पता चलेगा। ये ग्राफ है, आप बेसिकली आपके माध्यम से पूरा पता चल जाएगा। इनकी जब से 2014 से लेके अब तक की सरकार है, उसके अंदर इनका अनएम्प्लॉयमेंट जो रेशियो है वो कंटिन्यूअसली 2004 से जो 14 का था उससे नीचे ड्रॉप डाउन जाता जा रहा है और माइनस में भी चला गया है। रेड कलर दिख रहा था वहां पे आपको, जिसके अंदर मैं बता देता हूं कि 8.17 जो हमारे पास 8.5 से अबव था 2004 से पहले, वो डाउन होते होते 8.17, 8.10 मतलब 7 पॉइंट तक भी आ गया। और एक बार बताऊं मैं आपको, 2019 के अंदर भी जब दूसरे टर्म में इनकी सरकार बनी उसके अंदर 6.5 बना है। ये आंकड़ों की बात करते हैं। फिर दूसरे मुद्दे पे आते शौचालय तो मैं अभी पता है क्या, सुबह वहां पे सुन लीजिए कि वहां पे जो है ना पार्क के अंदर तो ताले लगा के रखते हैं इनके शौचालय। उनके अंदर इतना बड़ा घोटाला कर दिया कि जो ताले लगा के जो बना दिए गए वो डंप कर दिए गए, जहां पे जंग लग गए। और शौचालय जो भी इन्होंने गेम खेला वो सारे के सारा इनके सरकारी खजाने का जो पैसा है, जो लूट मचाई इन शौचालय से, वो सारे के सारे डंप है। फिर एक और अभी ये मेडिकल कॉलेज कह रहे थे कि 75 मेडिकल कॉलेज, और अभी एक कैबिनेट मिनिस्टर की आपके चैनल से पहले एक स्पीच चल रही थी, वो भी सुना देता हूँ कि इनका ही माननीय कृष्णपाल गुर्जर जी है, लोकसभा इलेक्शन है इसलिए मैं सुनवा भी देता हूँ। उन्होंने ये बोला, अपने माइक के पास इसको लगाइए। चलिए, ये बेसिकली मैं बता देता हूं कि माननीय केंद्रीय मंत्री जी जो हैवी इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं, वो कह रहे हैं रोजगार के लिए, कल की स्पीच है, मुख्यमंत्री साहब भी आए थे, वहां पर उन्होंने बोला कि यहाँ पे जो है कि फरीदाबाद के अंदर मॉडल यूनिट मैं नहीं दे सकता क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे जमीनें बहुत कॉस्टली है। इनको ये नहीं पता कि फरीदाबाद के अंदर जमीनें बहुत महंगी है, लेकिन इनका जो लोकसभा क्षेत्र आता है फरीदाबाद के अंदर एक और जिला भी आता है पलवल, वहां की जमीनों के तो रेट बिल्कुल ही डाउन है। वहां से आगे बिल्कुल ही पिछड़ा हुआ एरिया घोड़ल आता है, मेवात भी आता है इनके अंदर, वहां पर क्योंकि ये रोजगार दे नहीं पाए कहीं भी। एक यूनिट को लगा के जब हैवी इंडस्ट्री मिनिस्टर होके अपने क्षेत्र को रोजगार नहीं दे पाए तो कैसे करेंगे। और उनकी स्पीच तो लीजिए, मैं उन्हीं की पहले कहानियां बताता हूँ। उन्होंने बोला इसी स्पीच के अंदर, मैं स्टेडियम दूंगा। हरियाणा के अंदर सिर्फ एक इंटरनेशनल स्टेडियम है जो नाहर सिंह स्टेडियम कहलाता था, उसको 5 साल से काम रुका पड़ा है। पहले इसके लिए 150 करोड़ से ऊपर का बजट दिया, वो 2 साल उसके लिए कंस्ट्रक्शन करने के बाद में उसको बंद पड़ा है। और फिर उसके लिए अभी फिर उसके बाद एक महत्वपूर्ण योजना इनकी, ये मेट्रो निकालने वाले थे। ये तो सिर्फ हरियाणा के मुद्दे गिनाऊंगा मैं आपको, देश के मुद्दे तो बाद में। यहाँ से फरीदाबाद से लेके गुड़गांव तक मेट्रो, क्योंकि दोनों सिटी हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेशन सिटीज है दोनों, उसके अंदर भी एक भी आज तक मेट्रो का रोड़ा नहीं लगा है। रोड़ा ईट तो जब बोलेंगे ना, और उसके लिए मैं कार्ड लेके ढूंढता रहता हूँ वहां पे कहीं से कहीं से। लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता इसी विस्तार की तो बात कर रही थी कि इसका विस्तार करने वाले हैं। अब नहीं, विस्तार कहां से, जब ईट का रोड़ा नहीं लगा तो विस्तार कहां से करेंगे। फिर वहां से तो पलवल तक भी ले जाने के लिए बस अनाउंसमेंट करके जाते हैं। पहले ये सिर्फ मुख्यमंत्री बदलते थे, ऐसे ही ये प्लान बदल देंगे। यहाँ से कभी बोल रहे कि पलवल, यहाँ से गुड़गांव ले जाने के लिए, फिर बोल देंगे रेवाड़ी ले जाने के लिए, फिर बोल देंगे 10 साल का रिकॉर्ड गिना रहे हैं, ऐसी घोषणाएं करें।
10 साल का रिकॉर्ड गिना, लेकिन सवाल मेरा घोषणाओं को लेकर के था, वादों को लेकर के था। मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन वैशाली जी इसका छोटा सा रिएक्शन आप दीजिए, उसके बाद इनको अपने प्रवक्ता भाई को कहना चाहूंगी कि इन्होंने मुझे आंकड़े दिखाए, पता नहीं इन्होंने कहां से आंकड़े निकाले हैं। मैं भी आंकड़े ही निकाल कर बैठी हूं कि 2014 के बाद के जो बेरोजगारी के जो आंकड़े आते हैं वो किस तरह के हैं। और आप चलिए आंकड़ों की भी बात छोड़ दीजिए, आप बस मुझे ये बताइए कि एक मिनट इसे छोड़ दीजिए, इसे हटा दीजिए, एक मिनट हम मोटी मोटी बात कर लेते हैं, हरियाणवी लैंग्वेज में बात कर लेते हैं। हटा दीजिए भैया, पूरा फ्रेम लेकर के आए हैं। हाँ, तो ये फ्रेम अगर अपने वरिष्ठ अधिकारियों को आप दिखाएंगे तो बेहतर कार्य कर पाएंगे। और 2 महीने बाद आपको पता ही चल जाएगा, मैं और आप इस चैनल पे बैठे होंगे कि आपको पता चल जाएगा कि आप लोगों के अलावा जनता बेरोजगार हुई है या नहीं हुई है। ये जो शिकायतें हैं ये सिर्फ और सिर्फ विपक्षियों की हैं, जनता की नहीं है। तो जनता का आप मुझे बता दीजिए, क्या 10 सालों में ही सारी बेरोजगारी आई है? पहले सभी के पास रोजगार थे। देखिए, जनता को शिकायत है या नहीं ये तो आने वाले समय में साफ हो ही जाएगा। वैशाली जी बने रहिएगा, समय की थोड़ा सा कमी है, लेकिन हमारे साथ ओंकार सिंह जी भी हैं, प्रवक्ता इनर। ओंकार सिंह जी, संकल्प पत्र मोदी की गारंटी आज जारी हो गया है बीते दिन, और तमाम सारे वादे किए गए हैं, तमाम सारी चीजें फ्री देने की बात भी कही गई है, और महिला हो चाहे किसान हो चाहे युवा हो गरीब हो, हर वर्ग को साधने का प्रयास किया गया है। तो इनेलो की क्या प्रतिक्रिया इस पूरे मैनिफेस्टो पर है? ज्योति जी, अच्छे दिन कब आएंगे ये मैं नहीं पूछ रहा हूँ, पूरा भारत पूछ रहा है अच्छे दिन कब आएंगे। लेकिन बीजेपी कह रही है कि विपक्षियों के अच्छे दिन नहीं, वहां के पूरे जनता के अच्छे ही दिन चल रहे हैं। मैं वही उसी पे आ रहा हूँ, अच्छे दिन कब आएंगे मैं नहीं पूछ रहा हूँ, पूरे भारत की जनता पूछ रही है। और गारंटी किस चीज की दे रहे हैं? मोदी जी कहते हैं गारंटी की गारंटी, मतलब गारंटी फेल है, गारंटी की गारंटी तब दी जा रही है। और दे किसके लिए? 5 किलो अनाज की। 5 किलो अनाज कितने का? 100 रुपए का। 100 रुपए के लिए मेरी बहन, बेटियां, माएँ 3-3 घंटे लाइन में लगती हैं। वैशाली जी जरा किसी दिन किसी राशन डिपो पे जाके खड़े हो जाना, आंखें खुल जाएंगी, दिल रुक जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा वहीं पे। 3-3 घंटे माएँ बहने लाइनों में खड़ी होती हैं। ये आपके अच्छे दिन हैं। और आपने क्या बोला कि सुरक्षा बल को डबल करेंगे। अरे आपने तो अग्निवीर योजना चला दी, सुरक्षा बल को 1/4 कर दिया। फिर आपने बोला आयुष्मान कार्ड ट्रांसजेंडर को भी लागू करेंगे, बहुत बड़ी योजना तुम्हारी, भगवान बचाए तुम्हारे से। और इसके बाद एक सबसे बड़ी योजना आपने कही, यदि हम आएंगे, यदि हम जीतेंगे तो एक देश एक चुनाव लागू करेंगे। अभी तक तो कह रहे थे 400 पार, कहां गया 400 पार का नारा? अब आगे अगर हम जीतेंगे, असल में जो गुब्बारा फैलाया था ना मोदी जी ने, उसमें पिन लग चुकी है, हवा निकल चुकी है, और वो शुक्र के 150 पे आ जाएगा, देख लेना आप। ये तो बहुत बुरे हालात पैदा कर दिए। आपने बताया कि 10 साल में आपने बहुत कुछ किया। हाँ, बहुत कुछ किया। 70 साल की कमाई 10 साल में लुटाई। पूरे देश में यूसीसी बिल की बात कर रहे हैं। 4 वर्ग बताए थे बजट में, महिला, युवा, किसान और गरीब। और गरीब तो कह रहे 82.5 करोड़ को तो अभी भी 5 किलो अनाज दे रहे हैं, और मोदी जी कहते 25 करोड़ तो हमने अमीर बना दिए। लेकिन मेरे बहन ने बहुत बढ़िया मापदंड बताया गरीबी का, कि हाथ में डब्बा नहीं है, ये गरीबी का मापदंड है। मेरी बहन, गांव में जाके देखना जरा, ये गरीबी का मापदंड नहीं है, हाथ में डब्बा नहीं है। गरीबी आज भी पहले से ज्यादा होगी। और किसान सड़कों पे बैठा है, शंभू बॉर्डर पे किस लिए बैठा है, खनौरी बॉर्डर पे किस लिए बैठा है? क्या जमीन जायदाद मांग रहा है आपसे? अरे एक दिन जाकर उनके बीच में बैठ के आओ, अकल टिकाने आ जाएगी, भेजा बाहर आ जाएगा। जाके एक दिन जाके बैठ के आओ किसानों के बीच में शंभू बॉर्डर पे। वो क्या मांग रहे हैं? वो कह रहे हैं हमें दिल्ली जाने दो। वो तुम्हारे से गद्दी नहीं मांग रहे, वो पंजाब और हरियाणा के किसान पाकिस्तान के नहीं है, दिल्ली जाना चाहते हैं, और दिल्ली हमारी राजधानी है। तीसरे नंबर पर आ जाओ महिलाओं के ऊपर। महिलाओं को क्या दिया आपने बजट में? महिलाओं को आपने बोला गरीब महिलाओं को सिलेंडर देंगे। अरे भाई, एक सिलेंडर फ्री देके उसके बाद 1100 रुपए का सिलेंडर, 370 का सिलेंडर था 2014 में, जो आपने बिना बताए सब्सिडी खत्म कर दी। किसी से पूछा आपने कि सब्सिडी खत्म करनी है? और चौथे नंबर पे युवा। मेरी बात पूरी होने दो ज्योति जी।
युवा कहता है कि रोजगार दो मेरे को। कहां दिया रोजगार आपने? 2 करोड़ रोजगार की गारंटी दी थी आपने। ये अब गारंटी नहीं चलने वाली आपकी। 2014 में जुमले लेके आए थे आप। 2019 में पुलवामा हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसने किया? और अभी 300 किलो RDX कौन लेके आया? 10 ग्राम अफीम होती है ना, पुलिस सूंघती हुई पहुंच जाती है उसके बाद। ये 300 किलो RDX किससे आया था, कहां से आया था, ये आज तक बताया? कभी जनता को बताया कि प्राथमिकी FIR दर्ज हुई, किस पे हुई, उसमें क्या जांच रिपोर्ट हुई? समय की थोड़ा सा पाबंदी है, समय की थोड़ा सा पाबंदी 2019 के बाद 2024 आ गया, 5 साल हो गए। आज तक पुलवामा में क्या हुआ, कैसे हुआ, ये बताइए। ठीक है, ठीक आज जनता है, ओंकार सिंह जी लौटूंगे आपके पास। यहाँ पर समय की थोड़ा सा कमी है, ब्रेक, तो जल्द लौटेंगे एक ब्रेक के बाद। आदित्यनाथ सरकार ने एक फैसला लिया कि उत्तर प्रदेश में गोवंश से खेत की रक्षा के लिए कंटीले और ब्लेड वाले तार लगाने पर प्रतिबंध रहेगा। ऐसी तारों की जगह रस्सी या फिर उनके अनुकूल बाड़ा बनाकर ही खेत की सुरक्षा की जा सकेगी ताकि गायों को चोट ना पहुंचे। अगले दिन से बिना सोचे समझे या समझबूझकर एक सियासी हल्ला शुरू हो गया। ये देखकर मुझे वो दुखद वाकया याद आ गया जब 1966 में संसद की ओर बढ़ते गोभक्त संतों पर सरकार ने गोलियां चलवा दी थी। सैकड़ों गोभक्त मारे गए थे। इसी तरह 1991 में उत्तर प्रदेश की मुलायम सिंह सरकार ने भी अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के लिए जा रहे राम भक्तों पर गोलियां चलाकर सरयू नदी को लाल कर दिया था। दोस्तों, जो पार्टियां केवल सत्ता पर बने रहने के लिए दूसरों की जान की परवाह ना करती हों, उनका वही हश्र होता है जो आज हम कांग्रेस या समाजवादी पार्टी का देख रहे हैं। किसी राष्ट्र की महानता और उसकी प्रगति का अंदाजा केवल GDP ग्रोथ, FDI, विदेशी मुद्रा भंडार या शेयर बाजार से नहीं होता, बल्कि नैतिक मूल्यों और मानवता के प्रति सरकार के दृष्टिकोण से भी होता है। तो दोस्तों, आखिर संत के रूप में राजधर्म निभा रहे एक योगी ने ये फैसला क्यों लिया? दरअसल सिर्फ आर्थिक ताकत से कोई राष्ट्र विश्व गुरु नहीं बन सकता, और जब हम नैतिकता और मानवता के शीर्ष पर पहुंचेंगे तो दुनिया खुद ही हमें विश्व गुरु मान लेगी। वैसे भी एक शायर ने लिखा है, जब मोहब्बत लिखी है गीता और कुरान में, फिर ये कैसा झगड़ा हिंदू और मुसलमान में। एक कड़वी बात और, जानवर तब से जानवर हो गया जब से इंसान ने इंसानियत को खो दिया। इसलिए आइए इंसान और इंसानियत को बचाएं। यकीन मानिए, आर्थिक प्रगति इसके साथ साथ अपने आप आ जाएगी। जीवन के प्लस माइनस की गुत्थी सुलझाने के लिए फिर मिलेंगे। नमस्कार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चर्चा भी जारी है और मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं केवल ढींगरा जी। बीजेपी कहती है कि विपक्ष ही विपक्ष बेरोजगार हुआ है और कोई नहीं, जनता को कोई परेशानी नहीं, सिर्फ विपक्ष को परेशानी है। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये जो मैनिफेस्टो बीजेपी के द्वारा जारी किया गया है, इसमें क्या कमियां हैं? अगर कोई वादे, कोई गारंटी बीजेपी दे रही है तो उसकी जगह पर क्या होना चाहिए? ये कह रहे हैं विपक्ष को दिक्कत है। मैं कह रहा हूं महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जो है वो लोगों को दिक्कत है। आप ये देखिए महंगाई कैसे बढ़ी है। जब सस्ती रसोई गैस देने की बात कर रही है बीजेपी, अब रसोई गैस सस्ती करेंगे बोल रही है। वही मैं बता रहा हूं ना, जिस समय 50 रुपए बढ़े थे हमारे टाइम के अंदर मनमोहन सिंह जी की सरकार में, 350 से 400 हुआ था, तो स्मृति ईरानी जी अपने गले में लेकर के और उसको बजा रही थी सिलेंडर को। अब जब 400 से 1200 हो गया तब तो किसी ने नहीं बजाया। अब ये जनता के ऊपर महंगाई का बोझ पड़ा या कांग्रेस के ऊपर? तो ये तो आपको बजाना चाहिए ना, तब बीजेपी, तब स्मृति ईरानी जी विपक्ष में थी, आज आप विपक्ष में, आपको बजाना चाहिए सिलेंडर।
मैं बीजेपी प्रवक्ता मैडम का जवाब दे रहा हूं कि ये जनता का सवाल है या कांग्रेस का सवाल है। आपने कहा कि इन्होंने कहा कि जो विपक्ष पार्टी है उसको प्रभाव हो रहा है। मैं कह रहा हूं जनता को प्रभाव हो रहा है, और मैं प्रमाण के रूप में आपको समझा रहा हूं कि जो महंगाई का प्रभाव है वो जनता के ऊपर किस तरह से पड़ रहा है। अगर 400 रुपए का सिलेंडर 1200 रुपए का होएगा सिर्फ 10 साल के अंदर, हमारे टाइम सिर्फ 350 से 400 हुआ, 50 रुपए बढ़े, तो कितना हो हल्ला मचा। अब 400 रुपए का सिलेंडर 1200 का होगा तो जनता का नुकसान होगा या कांग्रेस पार्टी का होगा, ये बताए। इनको पता है इस बात का। और ये कह रहे हैं बेरोजगारी। अब ये देखिए, अगर मान लो 20 करोड़ रोजगार मोदी जी ने दे दिए होते, जो उन्होंने कहा था कि हम देंगे, तो बेरोजगारी जनता को वो फर्क पड़ता था या कांग्रेस को फर्क पड़ता। अभी ये कह रहे हैं भ्रष्टाचार, जो ये किसी के ऊपर गन बंदूक रख के। लेकिन मोदी जी सुनिए ढींगरा जी एक बात सुन लीजिए। मोदी जी का आपने एक बयान सुना होगा, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी कहते हैं, कांग्रेस के शहजादे कहते हैं कि चुटकी में गरीबी मिटा देंगे, चुटकी में रोजगार दे देंगे, यानी बेरोजगारी मिटा देंगे। तो चुटकी में कैसे संभव है? ये धीरे धीरे ही सब कुछ होता है। मोदी जी जुमले छोड़ने आते हैं, लोगों के बीच में मीठी मीठी जुमले छोड़ के भाग जाते हैं। मोदी जी ने क्या किया, सवाल तो वो है ना। कांग्रेस क्या करेगी वो तो जब सत्ता में आएगी फिर बताएगी। हमारे टाइम पे हरियाणा के अंदर हमने जब काम किया था तो हरियाणा को नंबर 1 बनाया था। चलिए ठीक। और इन्होंने क्या किया उसका हरियाणा के अंदर खट्टर साहब ने 3 बार गोली चलवाई है और 100 आदमी पुलिस की गोली का शिकार हुआ, माथे और छाती पे गोलियां मारी गई हैं। और उसके बाद 750 किसान शहीद हुए हैं बॉर्डरों पर बैठे हुए। उसके बाद कोरोना काल में आदमी लोगों की लाशें जो है सड़कों पे बिछी हैं। उसके बाद देखिए इन्होंने दवाई भी नहीं दी किसी को। ये कहते हैं हमने ये कर दिया वो कर दिया। शिक्षा की बात कर रही थी अभी मैडम, शिक्षा में 5000 स्कूल हरियाणा के अंदर बंद कर दिए। देश के अंदर तो कितने ही हजारों लाखों तक पहुंच जाएगी गिनती। एक आप गुजरात का अगर ले लीजिए आंकड़ा, तो 15,000 स्कूल तो गुजरात के अंदर सिर्फ बंद किए हैं और 5,000 हरियाणा के अंदर बंद किए हैं। बाकी स्टेटों का जिक्र देखें। जो लोग एजुकेशन नहीं देना चाहते वो देश को तो क्या देंगे? जो लोग हॉस्पिटल नहीं देना चाहते, उनको सुविधाएं नहीं देना चाहते, वो क्या देंगे? ठीक है, वैशाली जी से जवाब ले लेते हैं। 1 इंच मेट्रो नहीं बड़ी हरियाणा के अंदर। हमारी जो मेट्रो बनाई गई थी, चाहे वो दिल्ली से गुड़गांव थी, दिल्ली से। ठीक है ढींगरा साहब, थोड़ा सा समय की पाबंदी है। 1 इंच भी नहीं बड़ी। समय की पाबंदी। मेरी बात पूरी नहीं हुई ना। 10 सेकंड बहुत बड़ा मुद्दा है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड बहुत बड़ा मुद्दा है। गन पॉइंट पे कंपनियों के ये मुद्दा है, इस पर चर्चा कभी फिर करेंगे ढींगरा साहब। अभी मैनिफेस्टो पर बात हो रही है। 1 मिनट सिर्फ थोड़ा सा वक्त। इसमें ऐसा है कि इन्होंने गन पॉइंट पे रख के बीजेपी के खातों में पैसा लिया है और बीफ कंपनियों से भी लिया है। गो भगत बने हुए हैं और बीफ कंपनियों से पैसा लेके अपने खातों में। वो बीफ कंपनियों का जब गाय भगत पैसा ले रहे थे तो शर्म नहीं आ रही थी इनको कि ये गो भगत बने हुए हैं और बीफ कंपनियों से पैसा जो है चंदा अपनी बीजेपी के। ठीक है, ये अभी चर्चा का विषय नहीं है, ये अभी फिर इस पर कभी चर्चा करेंगे। वैशाली जी जल्दी। ये बहुत बड़ा विषय है जो 10 साल में इस पर फिर चर्चा करेंगे। इस पर पहले भी हमने डिबेट की थी ढींगरा साहब, इस पर पहले भी हमने डिबेट की थी। अगर जरूरत पड़ी तो फिर करेंगे। अभी चर्चा मैनिफेस्टो पर हो रही है। 205 लाख करोड़ का कर्जा भी चढ़ाया है इन्होंने। ठीक है, जो है वो लिस्ट सभी के सामने, इस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। वैशाली जी इनके सवालों का जवाब दीजिए। इनका इलेक्ट्रोल बॉन्ड के ऊपर मैं जवाब दे देती हूँ छोटे से कम शब्दों में। बीजेपी गन पॉइंट पे पैसे लेके साहू जी के घर पे रखवा देती है ना। तभी साहू जी के और बीजेपी के इतने लोगों के घर से इतना पैसा निकल जाता है। ईडी को भी गिनने में 6-7 दिन लग जाते हैं और गिनती पूरी नहीं होती। ये तो हो गया इलेक्ट्रोल का। ठीक है, दूसरा बात इन्होंने कोरोना की कही कि कोरोना में लाशें ही लाशें निकल रही थी। आप जो दूसरे देशों को, विदेश की धरती को भारत की धरती से विकसित कहा जाता था, इंफ्रा में, डेवलप में, एजुकेशन में, मेडिकल में, यहां से वहां पढ़ने जाते थे। आपने देखा वहां पे किस तरह के हालात थे। और जबकि जनसंख्या आपने देखी, जनसंख्या कितनी गुना ज्यादा भारत में है, कितनी तादाद जनसंख्या की बढ़ रही है दिन पर दिन। उसके बाद भी अगर वहां के मृत्यु रेशा देखा होगा, अगर इन्होंने टीवी चैनल देखा होगा या इन्होंने बात की होगी, तो विदेशों से किस तरह से भारतीय भर भर के आए हैं। वहां से भाग भाग के भारतीय यहाँ पर आए। क्यों आए? मोदी जी की वजह से। कतर से सैनिक वापिस क्यों आए बताइए? मोदी जी की वजह से। यूक्रेन से बच्चे क्यों आए वापिस? मोदी जी की वजह से।
अगर राहुल गांधी जी उस समय होते तो जैसे वो आलू से सोना बना रहे थे ना, तो इन दवाइयों की जगह भी पता नहीं क्या बना देते, इन वैक्सीन की जगह भी पता नहीं क्या ही बना देते। अब मेरे इनेलो के भाई प्रवक्ता जी ने कहा था कि जनता त्रस्त है, सिलेंडर नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा। सब्सिडी उनको मिल रही है, सस्ते सिलेंडर उनको मिल रहे हैं जिनको जरूरत है। इनको दिक्कत क्या हो रही है? इनको दिक्कत ये हो रही है कि बीजेपी के आने से पहले जो गरीब जनता का जो राशन था, गरीब जनता का जो सिलेंडर था, गरीब जनता की जो पेंशन थी, गरीब जनता की जो ये 5 लाख का जो बीमा इनको मिल रहा है, ये गरीबों से जल रहे हैं, क्योंकि इन लोगों के खाते खाली हो रहे हैं और गरीबों के घर में भोजन जा रहा है, गरीबों के घर में 5 लाख का बीमा से उनका मुफ्त इलाज हो रहा है, 6,000 सालाना किसानों को मिल रहे हैं। तो इनका पैसा कट रहा है, इनको नहीं मिल रहा है, दिक्कत इनको हो रही है। अगर गरीब जनता के सर पे तो छत मिल गई है, गरीब जनता को तो मुफ्त बिजली मिल रही है, गरीब जनता को तो फ्री पानी मिल रहा है, गरीब जनता को तो फ्री राशन मिल रहा है, गरीब जनता की महिलाओं को सिलाई सेंटर खोलने के लिए, सेल्फ हेल्प की ग्रुप की बहनों को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें तो लोन मिल रहा है। लेकिन इसी पर तो विपक्ष एक सवाल और उठा रहा है वैशाली जी की एक समय में बात करते थे प्रधानमंत्री जी की फ्री रेवड़ी। अभी बात इस मैनिफेस्टो की करें तो वही बात आ रही है, बिजली फ्री देने की बात आ रही है, राशन फ्री देने की बात आ रही है। तो इसको लेकर के भी घेरता हुआ विपक्ष कहीं ना कहीं नजर आ रहा है, तो इसको कैसे आप सुलझाएंगे? ये फ्री सिर्फ और सिर्फ शराब बांटते हैं, जिससे युवा इन्होंने चलिए कोई बात नहीं। वैशाली जी आपका फोन कट गया है, लगाने का प्रयास कर रहे हैं, लौटेंगे आपके पास। लेकिन नरेश शर्मा जी माफ कीजिएगा, नरेश जी बिजली फ्री देने की बात कह रही है बीजेपी। अब इसको लेकर के कुछ लोग कह रहे हैं कि आम आदमी के नक्शे कदम पर चलने की बात हो रही है। अगर नक्शे कदम पर चलने की बात भी हो रही है तो आम आदमी पार्टी भी वही कहती है कि भाई विकास होगा, जनता का पैसा है, जनता को मिल जाएगा, तो क्या दिक्कत है? अब अगर वही बीजेपी कर रही है तो दिक्कत क्या है? नहीं, हम तो बधाई देना चाहते हैं कि कम से कम आम आदमी पार्टी की नीतियों को अपना रहे हैं और पूरा देश अपना रहा है। आज ये फ्री बिजली की कहते हैं कि जो फ्री बिजली तो हम पहले ही दिल्ली के अंदर दे चुके और पंजाब के अंदर भी दे चुके, और आप देखोगे लाखों घरों के अंदर जीरो बिल आते हैं। और जो बिल का घोटाला जी मैं आपको हरियाणा से बताता हूँ, क्योंकि आज हरियाणा की बात हो रही है। नहीं, समर्थन तो करते हैं ना। अगर बीजेपी सुनिए अगर बीजेपी फ्री बिल देने की बात करते ही, जीरो बिल की बात करते तो आप समर्थन करते नहीं करते? बिल्कुल, हम तो समर्थन करना चाहते हैं कि हमारे देश को सुविधाएं मिलनी चाहिए जो अरविंद केजरीवाल जी ने देश के अंदर सुविधाएं शुरू करी। हम तो चाहते हैं कि फ्री पानी मिले, फ्री बिजली मिले, फ्री शिक्षा मिले, जो सबसे महत्वपूर्ण है इस देश के अंदर, फ्री स्वास्थ्य मिले। फिर स्वास्थ्य के लिए भी बात करते हैं। आज माननीय मोदी जी बोल रहे थे कि 70 साल के बाद में हम उसको 5 लाख का देंगे। देश के अंदर तो रिटायरमेंट ही 7 साल के बाद है, 58 साल के बाद है। तो इनके पास तो रूल ही नहीं बताएगा क्या होता है, क्योंकि बुजुर्ग गिन लिया जाता है 70 साल के बाद में। अब ये जो 60 साल के अंदर उम्र के अंदर रिटायरमेंट के बाद उसको बुजुर्गी की कैटेगरी में आ जाता है। तो अब आप देखोगे औसतन आय हमारे इंडिया के अंदर 60 to 70 है। उसके अंदर तो आप कह रहे हो कि हम 70 साल के बाद देंगे, वो तो कुछ एवरेज ही नहीं रही। फिर आपको एक चीज आप थोड़ी सी में कैलकुलेशन को डिपेंड करते हैं। 5 लाख तक मुफ्त आयुष्मान कार्ड के तहत 70 प्लस पर 3 करोड़ लखपति दीदी, पहले तो इनको पूछ लीजिए कि इनके जो अकाउंट खुलवाए थे जीरो अकाउंट बैलेंस जो महिलाओं के, उनके अंदर कितने लखपति है, वो डेटा लेके बैठे अगली बार उसके लिए पूछेंगे। हर घर के अंदर पाइप जो कह रहे हैं ना, पिछले मैनिफेस्टो के अंदर भी था पूरे देश के अंदर। और ये पाइपलाइन का घोटाला पता है क्यों? अडानी को जो सीएनजी गैस जो इन्होंने सीएनजी गैस दे रखी है उसका घोटाला है। क्योंकि आपको बताऊं दिल्ली के अंदर सीएनजी गैस के कॉस्ट जो है 74 रुपीज है, लेकिन एनसीआर के अंदर और जो अडानी जो गैस चलाता है उसके लिए 84 रुपीज पे करने पड़ते हैं। अगर जैसे ही सारे देश के अंदर ये अडानी की गैस पाइपलाइन बिक जाएगी तो वो अपनी मनमर्जी से अपने माफिक रेट डिसाइड करेगा, जैसे आज वो सीएनजी के रेट डिसाइड कर रहा है। तो ये गेम भी चलने वाली है आगे देश के अंदर। फिर आ जाते हैं आपको एक और बुलेट ट्रेन के लिए। आपको पता है कि 2014 से पहले जो रेट के फेयर थे, आपको पता है कि मेरे ख्याल से 300 किलोमीटर के लिए 700 या 800 रुपये होते थे साढ़े डीसी के। और मोदी जी कहते थे कि हर चप्पल वाले को मैं यात्रा करवाऊंगा। वो चप्पल वाले आज तक उनको आपने हक से छीन लिया ट्रेन के अंदर बैठने का भी। तो आप प्लेन में तो जब यात्रा करवाएंगे सिर्फ टिकटों की वेटिंग लिस्ट खत्म करवाएंगे। वेटिंग लिस्ट तो इतनी बढ़ गई है कि लोग त्योहारों के देखो लोग मर जाते हैं। दिल्ली रेलवे स्टेशन पे एक बार जाके देखिए, मोदी जी से बोलना जब ये होली दिवाली त्योहार आते हैं ना, एक बार जाके घूम के आ जाए रेलवे स्टेशन के ऊपर, फिर वेटिंग का पता चलेगा कि आपकी रेल कितना काम कर रही है। पेपर लीक मामले, पेपर लीक के 10 साल के अंदर आज आपको पता चल रहा है पेपर लीक, क्योंकि युवाओं को रोजगार नहीं दे पाए आप। जो युवाओं को रोजगार, आपको बताऊं एक और कैलकुलेशन बताता हूं, टोटल देश के अंदर 766 जिले हैं।
और अगर ये 40 पहाड़ कहते कम से कम 400 पहाड़ जो नारा दे रहे हैं, 400 हर जिले के अंदर रोजगारी दे दीजिए, और इसके अंदर कोई ज्यादा बड़ा आंकड़ा नहीं है। 3 लाख रोजगार मिलेंगे और 7 साल के अंदर 15 लाख रोजगार मिलेंगे। तो 15 लाख ही दे दीजिए, आप करोड़ों की बात करते थे। ऐसे जो 40 का आपको जो 400 का पहाड़ है वो 40 भी पार हो जाए तो वो बहुत है। आपके आंकड़े बहुत सारे थे हर स्टेट के अंदर ये बड़े बड़े, क्योंकि ये सरकारें चला रहे हैं ना कि एक दूसरे की सरकार गिरा के ईडी का जो गेम खेल रहे हैं, ये ईडी का गेम जब दूसरे हाथों में आएगा जब पता चलेगा कि आपको ये गेम कैसे खेला जाता है। जब आपके बीजेपी के नेता जब इधर से उधर भागेंगे, देश छोड़ के सबसे पहले भागेंगे, देख लेना। क्योंकि देश का काला धन तो लेने की बात करते थे, वो काला धन तो आया नहीं, वो बीजेपी के पास सारा का सारा आ गया। 2000 नोट में आपको बताओ, 2000 के नोट की प्रिंटिंग कॉस्ट 8000 करोड़ रुपए आई थी, और 8000 करोड़ रुपए देश का पैसा वो बर्बाद हुआ है, वो आबाद नहीं, क्योंकि वो पैसा वापस तो ले लिया आपने 2000 के नोट का। अगर देखा जाए तो पूछने वाला है, वो टैक्स पेयर का पैसा था, वो जो 8000 करोड़ रुपए वो कैसे बर्बाद क्यों हो गया आपने? वो पैसा प्रिंटिंग कॉस्ट भी आई, उसको कोई ट्रांजेक्शन था, वो सारा का सारा पैसा आज उसके लिए जिम्मेवार कौन है? माननीय मोदी जी जिम्मेवार है। ये पैसे का कैलकुलेशन आप बताइए। और एक चीज, 200 लाख करोड़ रुपए का कर्जा जो देश के ऊपर किया 2014 से पहले, सिर्फ 50 लाख करोड़ का कर्जा था, और ये 150 लाख करोड़ का कर्जा आपने कर दिया, वो उसके लिए जिम्मेवार कौन है? उसके लिए जिम्मेवार तो जनता है। आपने पूरा देश को बेच दिया, रेल बेच दी, तेल बेच दिया, सब कुछ तो बेच दिया। अगली सरकार चलाने के लिए ठीक है शर्मा साहब, समय की कमी और मेहमान भी बने हुए। ठीक है, ओंकार सिंह जी, रोजगार की बात बताया था। लौटूंगी नरेश जी। ओंकार सिंह जी हमारे साथ बने। ओंकार सिंह जी कह रहे हैं कि दिक्कत जनता को नहीं, दिक्कत आपको है, क्योंकि आपको लग रहा है कि जो जनता को मिल रहा है उससे आपको जलन हो रही, वो आपके पास आना चाहिए था या विपक्षियों के पास आना चाहिए था। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, ओंकार सिंह जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि अगर आपको लगता है ये जुमले हैं बीजेपी के, जो भी मैनिफेस्टो में लिखा गया है, जो भी बीजेपी कह रही है, तो क्या होना चाहिए, क्या बात होनी चाहिए? अगर ये मुद्दे नहीं होने चाहिए तो मुद्दे क्या होने चाहिए? ज्योति जी, हम सब भारतीय हैं, ये पार्टियां बाद में हैं। अगर मेरे भारतवासियों को कुछ लाभ मिलेगा तो हमें खुशी होगी। ये तीसरा आम चुनाव है बीजेपी का। ये बताएं कि पहले 2 आम चुनाव में जो इन्होंने वायदे किए थे, जो मैनिफेस्टो किया था, वो कहाँ गया? उसमें से क्या पूरा किया इन्होंने? वही आपके 3-5-0/0 है ये। आज अगर ये कह रहे हैं हम ये करेंगे तो मैं कहता हूँ आप ये क्यों नहीं करते कि हम बेरोजगारों को रोजगार कैसे देंगे, गरीबी कैसे दूर करेंगे? 2022 में किसान क्या है, दुगनी करनी थी, क्या दुगनी करी? खर्चे दुगने कर दिए। 2022 में इन्होंने कहा था प्रत्येक व्यक्ति को घर में नल में जल होगा। अरे भाई, घर तो बड़ी दूर की बात है, नल भी नहीं लगाया इन्होंने। और ये कहते हैं हमने 11 करोड़ शौचालय बना दिए। अरे भाई, कुछ खाएंगे कुछ पिएंगे तभी तो शौचालय जाएंगे। इन्होंने तो भूखे मार दिया जनता को। ये कहते गरीबी है नहीं, जाके जरा झोपड़पट्टियों में देखो, आंखें खुल जाएंगी। एसी कमरे में बैठे हैं प्रवक्ता साथी मेरी छोटी बहन है, एसी कमरे में गरीबी नजर नहीं आएगी। कभी किसी रेडी बड़ी मार्केट में चले जाओ। और हाँ, हरियाणा की विशेष रूप से बात करूंगा। हरियाणा की आज समस्याएं कितनी है? महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपराध, नशा, पेपर लीक, प्रॉपर्टी आईडी, परिवार पहचान पत्र, पीले राशन कार्ड काट दिए जाना, पेंशन काट दिया जाना, और सबसे बड़ा पोर्टल। ये तो जनता ने पोर्टल पर बिठा दिया था इनको, कुछ अगर स्वार्थी लोग ना होते तो। लेकिन आज मैं अपनी बहन से पूछना चाहता हूँ, जनता ये पूछ रही है अच्छे दिन कब आएंगे, काला दिन कब आएगा? आपने तो सीरम इंस्टीट्यूट से, उस कंपनी से भी पैसे लिए जिसको आपने कोरोना की वैक्सीन बनाने का ठेका दिया। मात्र 150 रुपए की वैक्सीन पूरे भारत में 700 रुपए की बिकी। जनता जवाब चाहती है। कोरोना काल में आपने क्या किया? नोटबंदी में क्या किया? मोदी जी कहते थे मुझे 50 दिन दे दो, मात्र 50 दिन दे दो, नहीं तो जिस मर्जी चौराहे पर बुला लेना। आज हर एक चौराहे पर जनता बुला रही है। कहाँ है मोदी जी? ये तो 400 पार का नारा है ना, इसमें पिन लगा दी जनता ने। अब ये 400 पार वाला 150 पर आ जाएगा, आप देख लेना। और आप कहते हो अच्छे दिन तो जनता के आएंगे। आप कुर्सी से उतरो। आप मेरे को इतनी बात बता दो, मैं आपकी सारी बातें मान लूंगा। पिछले 10 साल के शासन में आपने क्या एक बीजेपी के कार्यकर्ता या नेता के ऊपर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स भेजा? क्या सारे बीजेपी वाले दूध के तुलिए? अरे कैसी वॉशिंग मशीन है तुम्हारे पास? अपराधी, भ्रष्टाचारी, कातिल, रेपिस्ट कोई भी जाए तुम्हारे पास। और अभी तो निर्मला सीतारमण जी का अभी का बयान है, अभी का। उनसे एंकर ने पूछा, ज्योति जी जैसे एंकर ने, कि क्या आप किसी को भी ले लोगे, रेपिस्ट को भी ले लोगे,
उन्होंने बोला हमारी पार्टी में सबका स्वागत है। शर्म आती है ऐसी पार्टी को पर। लोकतांत्रिक व्यवस्था को कत्ल करने वाली बीजेपी का ये आखिरी चुनाव है। चलिए ठीक है, वैशाली जी इनके सवालों का जवाब दीजिए। और एक चीज और, आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, जो चीज अरविंद केजरीवाल जी ने शुरू की थी उसको अगर बीजेपी आगे बढ़ाने की सोच रही है तो बहुत अच्छी बात है। अगर फ्री बिजली देने की बात कर रही है तो हम ही ने शुरू किया था, लेकिन मुफ्त शिक्षा भी दे। देखिए, सबसे पहले तो मैं माफी चाहूंगी कि मैं इस तरह की बात भी कह रही हूँ, क्योंकि मैं मानती हूँ कि बड़ा बोल ना बोलिए, ईश्वर को ना भाए, ऐसा ना हो एक दिन सिर नीचा हो जाए। लेकिन ज्योति जी, जो आपने सवाल मेरे इनेलो के प्रवक्ता से किए हैं, आप पहले मुझे ये तो बताइए, अगर ये जनता के विषय में इतनी चिंता इन्हें जनता के विषय में है और इतना काम ये कर रहे हैं, तो कितने सांसद इनके अभी हरियाणा में काम कर रहे हैं और जीते हुए हैं? कितने विधायक? सिंह जी जवाब देंगे। मैं जवाब देता हूँ इसका। 2019 में कुछ गद्दार हमारी पार्टी में आ गए थे, जिसकी वजह से पार्टी टूट गई। हम खुशनसीब हैं, हमें फख्र है अपने नेता के ऊपर के हम मात्र एक है, लेकिन वो एक नेता जनता की आवाज बनता है हमेशा और बनता रहेगा। पूरे भारत में 2 MP थे आपके, पूरे भारत में। ठीक है वैशाली जी। जी, और दूसरा मैं आप पार्टी के लिए कहूंगी कि हमारी आप पार्टी के जो मेरे प्रवक्ता हैं वो इतना नाराज, इतने बौखलाए हुए इसलिए हैं क्योंकि आप जानते ही हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी केजरीवाल जी जेल में हैं, और किस तरह से वो अपनी गलतियों के कारण, किस तरह से उनके घर के महल के सारी चीजें जो दिखाई हैं, जो ये आज बीजेपी पर जो ये आरोप लगा रहे हैं, एक्चुअली ये बीजेपी पर आरोप नहीं लगा रहे थे, जग कैसा मेरे जैसा। तो ये सब की सब जो चीजें बता रहे थे कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, ये सब इनके कारनामे हैं। इन्होंने जनता को लूट कर खाया है। इन्होंने, आपने देखा, वही जनता को फ्री देकर और फिर किस तरह से दिल्ली के नागरिकों के किस तरह से बच्चे मरवा दिए इन्होंने, किस तरह के दंगे करवाए। बस लेकिन क्या फिर अगर तो क्या ये बीजेपी के लिए मजबूरी बन गई है फ्री की बात करना? हमारे लिए ना ही तो कभी कोई मजबूरी रही है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी देश की उन्नति प्रगति के लिए काम करते हैं दिन रात। अगर 24 घंटे उस व्यक्ति का अगर कोई परिवार है तो ये देश की जनता है, उसका कोई परिवार नहीं है, उसका कोई घर नहीं है कि वो 5-5 करोड़ रुपए अपने लैट्रिन बाथरूम में लगा रहे हैं, अपने वॉशरूम को सजा रहे हैं और अपने बेड के गद्दे सजा रहे हैं। वो अगर कुछ भी कर रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ इस देश की जनता के लिए कर रहे हैं। अगर आज विदेश की धरती पर भारत का झंडा लहरा रहा है, ये तिरंगा मेरा लहरा रहा है और सब विदेशों की धरती पर सब दापोस के नारे लगा रहे हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ माननीय नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता नीतियों के कारण लगा रहे हैं। ठीक है नरेश जी। जी, हमारी बहन को ये नहीं पता कि तिरंगा तो इस देश के लोगों ने कभी झुकने नहीं दिया और ना कोई झुकने देगा। कई मोदी आए, कई मोदी गए और कई मोदी आएंगे और कई मोदी जाएंगे। ना ये देश का झंडा कभी झुकाए, ना झुकेगा, ना और ना कोई झुकने देगा। इस देश के लीडरों को इतना गर्व है, इस हरियाणा के लोगों को इतना गर्व है, पूरे देश को गर्व है कि और ना कभी झुकने देंगे। आप जैसे जितने भी मोदी ले आइए, इस देश के अंदर वीर जवान बहुत सारे पैदा हुए। तो अभी बोलते थे कि माननीय केजरीवाल जी को, केजरीवाल जी की नीतियां पहले अडॉप्ट तो कर लीजिए मोदी जी। अभी सिलेंडर के कह रहे थे हमारी बहन की सिलेंडर से गरीबों को दिए जा रहे 100 रुपए तो आपने कम किए, खुद 1300 रुपए का खर्च 100 रुपए सबको है। थोड़ी सी आप समझ में रखिए कि सबको 100 रुपए कम किए थे आपने, और 200 रुपए आपने जो योजना चलाई थी उसके अंतर्गत किए थे। तो इसको पहले क्लैरिफाई कर लीजिए आप अपनी पार्टी से भी कि वो सबको दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। और 1300 रुपए करके 100 रुपए कम करना कोई भी नहीं है कि एक मूवी देखी थी आपने राजेश खन्ना की करे कि आप इतना बढ़ा दो रेट, फिर उसमें से 100 रुपए कम कर दो। और यही फॉर्मूले पे मोदी ज्यादा आजकल मूवी देख रहे हैं, क्योंकि पहले क्या होता था कि 2014 से पहले हीरो हीरोइन को बुला लेते थे अपने इंटरव्यू के लिए, उन्हें देश की अर्थव्यवस्था पे क्या पता। और एक और हीरोइन को ये टिकट दे दिया, आपने पता है कि वहां पे उन्हें अपने क्षेत्र की नॉलेज नहीं है, क्योंकि उन्हें मूवी पे ध्यान देना चाहिए। क्षेत्र की नॉलेज से तो कभी उन्हें पता ही नहीं है कि क्षेत्र के मुद्दे क्या होते हैं। जिस मंडी से वो आती है, उस मंडी के अंदर जब बाढ़ आई, त्रासदी आई थी, तो वहां पे क्या कर रही थी वो, जो मुंबई से आती है अपने देश की, लेकिन नरेश जी बीजेपी एक चीज बार-बार कहती है, नरेश जी जियोग्राफी नहीं पता। नरेश जी बीजेपी एक चीज बार-बार कहती है कि मोदी जी के स्कूल में दोबारा से भेजना चाहिए। मैं कहूँगा आप मेरी बात सुन पा रहे हैं नरेश जी? दिखा देना चाहिए मोदी। बीजेपी एक चीज बार-बार कहती है कि प्रधानमंत्री मोदी का नाम ही काफी है, प्रत्याशी इतने मायने नहीं रखते। मेरी बात आप तक पहुंच पा रही है नरेश जी?
सॉरी एक बार रिपीट करेंगे। बीजेपी अक्सर ये कहती है कि प्रधानमंत्री मोदी का नाम ही काफी है, प्रत्याशी इतने मायने नहीं रखते। बीते दिन इनके कई नेताओं ने बोला है ये। तभी तो इनके प्रत्याशी ऐसे हैं कि नाम के उससे खुद अपनी जेबें भर के जनता का काम तो कर नहीं रहे हैं। अभी जिसकी बात कर रहा था मैं, केंद्रीय मंत्री, आपके सबसे पहले आपका वो हरियाणा के अंदर सबसे बड़ा कद वही चाहिए, और उनके जिले की मैं सारी की सारी गिनवा रहा था बड़ी बड़ी उपलब्धियां जो आज तक वो 10 साल के अंदर पूरी नहीं कर पाए। तो इससे पता चलता है कि देश के अंदर पूरे के अंदर क्या है। सिर्फ नाम सिर्फ एडवर्टाइजमेंट का नाम कर रहे हैं। एक्चुअल जनता को जो चाहिए, जो रोजगार चाहिए था, इनोवेटिव चाहिए। आपको एक और आंकड़ा देता हूँ कि 2005 के अंदर फेसबुक आया था और फेसबुक आज लाखों लोगों को रोजगार देता है। 2009 के अंदर व्हाट्सएप आया था, लाखों लोगों को रोजगार देता है। क्या हमारे देश के अंदर आज क्या व्हाट्सएप फेसबुक नहीं बना सकते? क्योंकि उनके सीईओ हमारे बैठे हैं इंडिया से, और उन्हीं आईआईटी के अंदर रोजगार वो करके गए हैं पढ़ाई अपनी, जिनसे आज शायद ये कहते हैं कि आईआईटी और आईआईएम क्या है, हम लोग उनके लिए ऑब्जेक्शन उठाते थे। आज वही क्या, तो हम लोग चाहते हैं कि देखो इंडिया गठबंधन के अंदर सबसे पहले रोजगार का मैं बनाता हूँ कैसे, इनोवेटिव। आप कुछ नया लेके आइए, रोजगार अपने आप जनरेट होता है। आज कुछ नया लेके आने की टेक्निक आपके पास होनी चाहिए, तो वो मोदी जी के पास है नहीं। क्योंकि वो चाय बनाने के लिए आपको पता है कि नाले के ऊपर खड़े हो जाएंगे वो पाइप लेके, लेकिन आज तक मेरे को कोई चाय बनाया ऐसा दिखा नहीं कि जो चाय बना के बेच रहा उस नाले की गैस से। पकौड़े वाले आज तक दिखे नहीं मेरे को, जो पकौड़े चलते दिखाए गए थे, वो रोजगार नहीं मिला कभी। चलिए ठीक है नरेश जी, लौटूंगी, समय की थोड़ा सा कमी है। ढींगरा जी, सवाल मेरा आपसे अब है, पूरी डिबेट में आपने सभी लोगों को सुना, आपका फाइनल रिएक्शन इस पर चाहूंगी। मेरा फाइनल रिएक्शन आपको सीधे सीधे शब्दों में बताना चाह रहा हूं कि 2024 के अंदर मोदी जी जा रहे हैं, इंडिया गठबंधन आ रहा है, क्योंकि इन्होंने 2047 के विकसित भारत की बात करी है, जो कि मोदी जी को कल का नहीं पता कि क्या होना है। और ये इनकी जो जनता है, जो आज हमारे देश की जनता है, वो समझ गई है कि मोदी जी ने सिर्फ जुमले छोड़ने हैं, काम देश के लिए नहीं करना। इसलिए मोदी जी का जाना तय हो गया है। मोदी जी अंदर से डरे भी हुए हैं, उनको पता है। हालांकि हमारी मैडम जो प्रवक्ता महोदय बैठी है, इनको नहीं पता, पर मोदी जी को जरूर पता है, वो डरे हुए हैं अंदर से। तभी वो कभी साउथ की तरफ भागते हैं, कभी दूसरी तरफ भागते हैं। एक्चुअल में जो है वो मोदी जी जा रहे हैं, इंडिया गठबंधन आ रहा है, और मोदी जी डर के कारण उनको पता है कि मेरी हार। वैशाली जी, सवालों के जवाब के साथ फाइनल कमेंट। जो अध्यक्ष हैं पार्टी के, वो बोल रहे हैं कि मैं शक्ति से लड़ रहा हूँ। तभी इनके अध्यक्ष बोल रहे हैं कि मैं एक शक्ति से लड़ रहा हूँ। डर हमारे मोदी जी नहीं रहे हैं। हमारे मोदी जी देश को विकसित बनाने का कार्य कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जो सच्चाई और ईमानदारी और लगन के साथ अपने देश को आगे बढ़ाने का काम करता है, उससे डरने की आवश्यकता नहीं होती। डरना तो आपको चाहिए, जिस तरह से डरना आपको चाहिए कि आप देश को कहाँ ले जा रहे हैं, देश की दिशा को कहाँ ले जा रहे हैं, अपने बच्चे के भविष्य को कहाँ ले जा रहे हैं। ठीक है, ओंकार सिंह जी फाइनल कमेंट। ठीक है वैशाली जी, समय की कमी है। ओंकार सिंह जी। ओंकार सिंह जी, मेरी बात पहुंच पा रही है आप तक? ओंकार सिंह जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए कोई बात नहीं, फाइनल कमेंट नरेश जी आप ही दे दीजिए, 5 सेकंड आपके पास है जी। अभी बहन, तो हमारा देश कहाँ जा रहा है? हम तो चाहते हैं कि पूरा देश विकसित हो, पूरे देश को एक फ्री शिक्षा के लिए, फ्री बिजली के लिए, जो आप कह रहे थे कि अभी जो सोलर पैनल के लिए, वो माननीय केजरीवाल जी ने पहले ही आपके जो है ना अनाउंसमेंट करने से पहले, वो अनाउंसमेंट पहले ही कर चुके थे। उनकी कॉपी करना बंद कीजिए, नकल मारना बंद कीजिए। जो आप कह रहे थे अभी पेपर लीक के मामले, आप जो आम आदमी पार्टी के पेपर लीक कर रहे हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि पीछे एक बच्चा बैठ के नकल मारता रहता, आगे माननीय केजरीवाल जी बैठे हैं और पीछे मोदी जी बैठे हैं। वहां से देखते हैं कि आज केजरीवाल जी ने क्या नीतियां लेके आए और उसको कॉपी करके, क्योंकि फ्री बिजली हम तो चाहते हैं कि देश के अंदर ऐसी नीतियां आए जो केजरीवाल जी की अपनाई जाए और पूरे देश के अंदर शिक्षित हो, अच्छा स्वास्थ्य मिले। हम 70 साल के अंदर स्वास्थ्य नहीं देते, हम 70 साल का 35 साल के बच्चे को भी, वो 35 साल के युवाओं को देते हैं, बच्चों को भी देते हैं, सबको देते हैं, हर उम्र से देते हैं। अगर किसी और स्टेट का नरेश जी, ये तो आने वाला समय बताएगा कौन कॉपी कर रहा है, कौन ओरिजिनल है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चुनाव में अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, ऐसे में बीजेपी ने भी अपना मैनिफेस्टो जारी किया है और तमाम तरीके की घोषणाएं उसमें की है। फिलहाल आज के मसले में इतना ही। नमस्कार।